आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्हें आप और हम मोहम्मद वकील के नाम से जानते हैं, जिनको आपने बहुत सारे टेलीविज़न के शोज़ में देखा और फिर कई एक अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो बहरहाल वकील साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, शुक्रिया। और फिर आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। तो एक चीज़ मुझे याद आती है कि भाई आपको तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जी। अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, ये इसका करम है ऊपर वाले का, लगा कि मुझे अवार्ड जो मिले हैं सारेगामा मेगा फाइनल के बाद मुझे एक अवार्ड मिला राइजिंग स्टार, फिर पठानकोट में विनोद खन्ना साहब जो थे उनके हाथ से आर डी बर्मन पंचम सम्मान, फिर दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड, उसके दो होते हैं लेकिन इंडियन टेलीविज़न अवार्ड दादा साहब फाल्के, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मस्कत से मिला, फिर प्रिंस ऑफ गज़ल अवार्ड मिला है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। तो अभी लंदन में जब मैं था अभी लास्ट ईयर, तो मुझे याद आया कि हाउस ऑफ लॉर्ड से मुझे अवार्ड दिया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, शायद आप इत्तेफाक करें मेरी बात से, कि अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो एक जिम्मेदारी और आ जाती है आपके पास कि आपको और अच्छा करना है, क्योंकि अवार्ड अपने आप एक जिम्मेदारी होती है। जहाँ तक ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन साथ में ये भी है कि कोई अवार्ड अगर आपको मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ता है आपको। तो ये अवार्ड मुझे ये सब मिल चुके हैं। लेकिन एक बात है वकील साहब, कि इतने सारे अवार्ड मिलने के बावजूद भी जो काम आपको हाथ लगा, मेरे हिसाब से उतना खातिर खा नहीं है, क्योंकि प्लेबैक में आप बहुत आगे जाना चाहिए था। आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे सिंगर्स उस जमाने में नहीं थे जी। उस जमाने में मैं समझता हूँ कुमार सानू, उदित नारायण के अलावा मेल सिंगर में कोई डोमिनेट नहीं कर रहा था जी। फिर इसकी वजह क्या रही होगी? एक शेर अगर मैं सुनाऊंगा तो मेरे ख्याल से सुनने वाले, देखने वाले और आप भी समझ जाएंगे। फिराक गोरखपुरी का शेर है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। अरे क्या! तो क्या पॉलिटिक्स में बिल्कुल नया था, और मुझे ना तो पॉलिटिक्स उस वक्त भी मेरे बस की थी, क्योंकि मैं म्यूज़िक का आदमी हूँ, और ना अब मेरे बस की है। तो उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि म्यूज़िक में भी पॉलिटिक्स का लेवल कितना हाई जा चुका है, कि कैसे कैसे लोग आपको काटते हैं। मैंने 2 गाने गाए थे ए आर रहमान साहब के लिए, अच्छा, और ये गाना गाया था अनु मलिक साहब के लिए। ओहो, वो तीनों गाने काट दिए गए। अच्छा। मुझे कॉन्ट्रैक्ट में जान करके फंसाया गया ताकि मैं कुछ आगे ना कर पाऊँ, क्योंकि नया था और मिडिल क्लास फैमिली का मैं इंसान, और मैंने बड़ी तकलीफ उठा के और फिर वो सब चीज़ पार करके मैं वहाँ तक पहुँचा था। तो शुरुआत में ही मुझे फंसाया गया ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना रियाज जारी रखा, मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, मैंने जो भी मेरा म्यूज़िक है उसको मैंने अच्छा करने की कोशिश की। यही वजह है कि अल्लाह करम है कि मैंने अभी एक फिल्म में गाया है जो अनटाइटल है, आने वाली है। क्योंकि क्या होता है, लोग आपका हौसला तोड़ते हैं, आपको किसी तरह ऐसे नहीं, अगर फ़न के हिसाब से नहीं गिरा सकते तो ऐसे गिरा दें। वो सब चीज़ें बहुत हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बड़े लोगों के साथ भी हुआ है कि वो उन्होंने गाना किसी डब करा लिया, बाद में किसी ने गा दिया। तो वहाँ पे लोग बैठे हैं इस तरह के जो माहिर हैं। अच्छा, लेकिन मैंने उस चीज़ को दिल पर नहीं लिया। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल। हम अपनी मेहनत, देखिए बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। यानी मंजिल अपने आप नहीं आती है, आपको मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही। और पहुंचने के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना है ये आपके ऊपर है। सही बात। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो एक ना एक दिन जिन लोगों ने आपको काटा है वो नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मैं जो कर रहा हूँ चीज़ें काफ़ी अच्छी कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके करम से, और जो आने वाली चीज़ें वो भी अच्छी होंगी।
सही है। नहीं, लेकिन एक बात है, जो अभी हम जो देखते हैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, तो उस लिहाज से अभी जो भी शो का विनर होता है, जी उसको बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाता है। जी एक सच्चाई ये है, जी क्योंकि भाई आपने तो खैर 97, 98 में जी वो चीज़ कर दिखाई, जो आज नौजवान जो भी है सिंगर्स आ रहे हैं। लेकिन हमने जो देखा है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए हैं, बहुत सारे शोज देखते हैं, लेकिन जो सिंगर विन होता है उसको एक आध साल काम मिलता है, उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो ये क्या मामला है, बहुत सारे सिंगर्स को काम ही नहीं मिलता। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो लोग मौसीकी की खिदमत करते हैं अपने उस्ताद से ईमानदारी से सीखते, ऐसा नहीं कि आपने महीने 2 महीने 6 महीने साल भर उस्ताद से सीखा फिर आप खुद ही उस्ताद हो गए। संगीत ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अपने नाम के आगे उस्ताद लगा लोगे यानी कि आप ख़त्म हो गए। दूसरे लगाएं तो अलग बात, दूसरे बड़े लोग लगाएं। तो अगर जो आदमी सीख के आता है उसको अगर नाम फेम भी नहीं मिलता लेकिन वो करता रहता है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। म्यूज़िक का ताल्लुक है आपकी जो आपका तालीम से। वो तालीम पूरी होनी ज़रूरी होती है, हमेशा होती रहती है। तो क्या रियलिटी शो में कई लोग जब जिनकी आप बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो गायब होते हैं वो ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो सीखे में नहीं होते। चकाचौंध में देख के, और वो अब संगीत और ड्रामा दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा। हमारे टाइम पे सिर्फ संगीत था। अब कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई आप या मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बाहर नहीं बोलते, क्या नहीं बात बोलते ना बाहर। बिल्कुल, वो बाहर बिल्कुल। बोला जाता है कि मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है। तो ये चीज़ें घर की हैं, बाहर नहीं, लेकिन सिंपैथी पाने के लिए हाँ। इसका ताल्लुक म्यूज़िक से नहीं है। अगर आप उठा के देखें तो जग्गी सिंह साहब, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, जितने बड़े लोग बने वो सब मेहनत करके बने। तो उन्होंने तो बोला नहीं हमें कि हमें वो रोटी नहीं है मेरे घर में, तो वो ड्रामा नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको म्यूज़िक सीख, जो आपका सवाल है वो यही है, आप अगर अच्छा संगीत सीख के आए और करते रहेंगे तो आप गायब नहीं हो सकते। सही बात। भले आप देर तक चलें लेकिन चलेंगे, गायब नहीं होंगे। वो आप कैमरा देख के या वो कपड़े पहन के, कपड़े का ताल्लुक इससे नहीं है। जैसे आशा भोसले जी ने एक लड़की से अच्छी बात बोली थी रियलिटी शो में, उसने गाया पिया तू अब तो आ जा। तो जैसी गा चुकी तो आशा जी ने कहा थोड़ा सुर हिले कि मैम वो इसलिए क्योंकि डांस नंबर है ना तो थोड़ा डांस करना था मुझे। बोले बेटा हमने अंदर से डांस किया दिल में, क्या बात एक्सप्रेशन हमारे इसलिए आया। है। क्यों? क्योंकि आशा जी बिल्कुल, तो आशा जी। आदमी सीख के करे किसी भी काम को। और संगीत तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उस्ताद आमिर खान साहब ने अपने किसी जूनियर से कहा कि बेटा संगीत कैसा चल रहा है, तो डर के जवाब दिया कि थोड़ा बहुत। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत करो तो थोड़ा सा आता है। क्या बात है। तो आदमी कोई गायब नहीं होगा अगर आप सीखे तो। हाँ, सही बात है। वो वाली बात। लेकिन देखिए, जो उस्तादी घराने से आते हैं और हम भी जो देखते हैं, इंडस्ट्री में इन लोगों को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता। इसकी वजह क्या है? मैंने आपको बता दिया ना, वो पॉलिटिक्स बहुत है। जो लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं उनके साथ ये चीज़ हो जाती है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया जाता है, या फिर किसी भी तरीके से उनको उनका काम, उनका जो हक है वो नहीं मिल पाता। बड़े सिंगर जो होते हैं ना वो जो मैंने भी सुना है कि वो थोड़ा सा ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, आपको या हमें, जो हम सोचते भी हैं कि हमारे नसीब का हमें मिलेगा और जिसका नसीब में लिख दिया उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो ज़मीर को तकलीफ देने वाली चीज़ होती है। जिनके पास ज़मीन नहीं होता वो ऐसी चीज़ करते हैं। मुझे ये लगा कि भाई आपने जिस तरह बताया कि आपने गज़ल गायकी की तरफ रुख किया, शायद यही वजह है कि प्लेबैक में आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। गज़ल मेरी पहली पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि हमारे घराने में ये बताया गया, बल्कि तमाम जितने भी संगीत के घराने वो कहते हैं क्लासिकल सीखो जिससे कि नींव मजबूत हो जाए, फिर आप ओके। कुछ भी गा सकते हो। तो मैं तो रफ़ी साहब के गाने भी कोशिश करता हूँ बाखूबी गाने की, और लोगों को मालूम भी है कि मैंने और सूफ़ी नगमे भी गाए हैं। मगर ये सिर्फ एक वजह है कि कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, हमारा धंधा कम नहीं हो जाएगा। ये सोच गलत है। बाकी चीज़ जो लोग नहीं सीखते उनके लिए दिक्कत है। मैं उनसे यही कहूँगा, कोई भी हो, इवन मैं भी रोज़ रियाज़ करता हूँ। मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुम इतने साल से गाते हो तो रियाज़ क्यों करते हो? नहीं, वही रोज़ काम करने वाला है। सही तो है। मैं सबसे यही कहूँगा जो म्यूज़िक फील्ड में नए आए हैं कि भाई आप खुद उस्ताद मत बनो, ईमानदारी से सीखते रहो। उस्ताद जो बोले वैसा करो। सही बात है। चलिए, तो बहरहाल चलिए, ये तो खैर मैंने आपने ऐसे ही छेड़ लिया था आपसे, क्योंकि देखिए मोहम्मद वकील साहब का इतना बड़ा नाम,
तो बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं। नाम तो देखिए साहब उसका है, उसने दिया है, बस वही करना नहीं है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप जब भी महफिल में गाते हैं जी छा जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलग बात है। ये करम है ठीक, उसका। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगर हम यादगार परफॉर्मेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे तो आपने किन किन शहरों में गाया और फिर सबसे ज्यादा आपको एप्रिसिएशन या फिर मोहब्बत मिली, उस बारे में बताएं। देखिए मैंने उसका करम है कि इंडिया में काफ़ी जगह परफॉर्म किया है, और जिन दिग्गजों के साथ मैंने गाना गा लिया, जिनके साथ स्टेज शेयर करने को मिला मुझे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि जगजीत सिंह साहब के साथ 3 बार गाया मैंने, अच्छा। बम्बई, राजकोट और आगरा। 2 बार उनके म्यूजिक डायरेक्शन, एक बार उनके म्यूजिक डायरेक्शन में गाया, महाराजा रंजीत सिंह एक सीरियल था जो यूट्यूब पे है राज बब्बर साहब का, उसमें गाया। और उसके अलावा एक राजस्थानी गाना था, साथ में मैंने पंकज दास साहब, अनूप जलोटा जी, हरिहरन साहब, कविता कृष्णमूर्ति जी, रूप कुमार राठौड़ साहब, सोनाली राठौड़, सोनू निगम जी, अ, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबके साथ गाया है। तो गाना तो उसके क्रम से सबके साथ मैंने स्टेज शेयर किया और बड़ा मज़ा आया। लेकिन दो ऐसे मकाम थे जब मैं रात भर सोया नहीं। अच्छा। एक तो ये था कि ये बात है सन 2001 की, जनवरी में NKP सालवे साहब थे जो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने मुझे सुना और कहा कि बेटा जनवरी का महीना है, 19 मार्च को मेरी बर्थडे है, कुछ प्रोग्राम करना मत, तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा मैं। तो जब मैं 19 मार्च को दिल्ली पहुंचा तो मैंने क्या देखा, दिलीप कुमार साहब बैठे हैं। हाँ हाँ। ये बात है 19 मार्च सन 2001 की, ओहो। 2001 की। तो मैं देखा साहब, अच्छा उनको क्योंकि म्यूज़िक बहुत मालूम था तो उनके सामने गाना मतलब बड़ी बात थी। तो आधे घंटा गाया मैंने, तो उन्होंने यहाँ आइए मियाँ, मैंने जी सर। मैंने क्या सकता है कोई गलती हो हमसे, वो ही गाने बीच में बोला उम्र बड़ी काम है और गाना बड़ा पक्का है, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं साहब उसका करम है, उस्तादों की मेहरबानी है। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया, उनको बड़ा पसंद आया। मैंने उनको सुना, जो सुराही होती है उसका शेप यूँ होता है, लेकिन जब पैमाना बढ़ती झुक जाती है। हाय हाय, क्या तो उसमें ये था कि बुलंदी चाहिए इंसान की फितरत में पोशीदा, हाय हाय, क्या बात। बुलंदी चाहिए इंसान की फितरत में पोशीदा, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है ओ पैमाने। हो। बहुत खुश हुए। खैर हमने जानी भाई फिर वापस शुरू किए गाना, तो देखा तो लता जी आ रही। क्या बात। जब लता जी को आते हुए देखा तो हम तो गाना रोक दिया। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद आंखें खोल के ख्वाब देख रहा हूँ। हाय हाय, क्या बात। अक्सर आंखें बंद करके देख उस दिन ऐसा लगा मुझे, शायद आंखें खोल के ख्वाब देख रहा हूँ। क्या बात। हमने गाना रोक दिया, उनसे मिलने गया तो सालवे साहब उनसे बड़े थे उम्र में, लता जी राखी बांधती थी तो लता करके बोलते थे, लता जी हमारा बच्चा है। तो जानी भाई मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, लता जी ने ये कहा कि इस बच्चे को मैंने सारेगामा में सुना है, इसने केसरिया बलम भी गाया था और मोहम्मद रफ़ी के गाने भी गाए थे। ये लता जी के लफ्ज़ थे। वाह। और उनकी सादगी देखो आप, किसी एक बड़े हॉल में रखा था उन्होंने, तो सालवे साहब से बोलती हैं कि मुझे सबसे पीछे बैठना है हॉल में, ये नहीं सबसे आगे बैठना है। हाँ, अक्सर क्या होता है कि जो आला ज़र्फ होते हैं वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो कम ज़र्फ होते हैं कि हमें आगे बैठना है। लेकिन उन्होंने ज़िद की कि मुझे पीछे बैठना है, और 1-1.5 घंटा सुना और सुन के मुझसे बोली मुझे बुखार है वरना और सुनती, और केसरिया बलम राजस्थान वालों से अच्छा कोई नहीं गा सकता। क्या बात, ये उन्होंने बोला। क्या बात। और दूसरा मुझे ये हुआ कि इंडियन एम्बेसी बर्मिंघम में, यूके में मेरा परफॉर्मेंस था, और मुझे कहा गया था कि आप सिर्फ 1.5 घंटा गाना बस, अच्छा। क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती हैं वहाँ। ठीक है। और ऑडियंस ने इतनी मोहब्बत दी मुझे, इतनी मोहब्बत दी कि जो कॉन्सर्ट जनरल थे उन्होंने इशारा दिया और बड़ा टाइम बढ़ा दो, और जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे पूरी ऑडियंस। क्या बात। तो मतलब ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब मिलती हैं, कलाकार को अप्रिसिएशन मिलता है तो एक हौसला बढ़ता है कि यानी हम अपने काम को ठीक कर रहे हैं। सही अभी अच्छा बहुत दूर है। नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही बात। क्योंकि आदमी अपने आप को जब तक स्टूडेंट समझता है तब तक उसकी प्रोग्रेस होती है। क्या बात है। जहाँ उसने अपने आप को कुछ समझा कि ये मैं करता हूँ तो मैं उसको पसंद नहीं है। क्या बात। देखिए एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि राहत इंदौरी साहब का है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। हाय हाय हाय, क्या बात। और बशीर बद्र साहब का है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या बात। तो अपने अंदर मैं नहीं आनी चाहिए। सही बात है। नहीं यही वजह है कि भाई आपको जब हम देखते हैं तो माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की से नवाजे, हमारी यही दुआएं हैं। बहुत दुआएं। बहुत ज़बरदस्त, बेहद शुक्रिया। एक चीज़ है, अभी हम गज़ल की तरफ आएंगे
तो आजकल लाइट क्लासिकल में गाई हुई गज़लों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जबकि क्लासिकल का भी एक रंग होता है। इसकी वजह हम क्या माने? देखिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत गलत नहीं है। अगर आप क्लासिकल कंपोजिशन लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट अगर आप वेस्टर्न करते हैं, तो क्या होता है, आप यूज से भी जोड़ सकते हैं। आपका तो काम क्लासिकल ही आ रहा है, लेकिन उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है ना, वो अब जैसे जगजीत सिंह साहब ने रिवायती गज़ल जो थी सारंगी तबले पे गाई जाती थी, हाँ, हारमोनियम उन्होंने चेंज कर दिया, तो एक्सपेरिमेंट था ना। तो अगर क्लासिकल, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जो अपनी जो शास्त्रीयता जिसको हिंदी में कहते हैं ना, क्लासिकल टच, वो आपके गाने में ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसका अगर लिबास अगर हमने बदल दिए, आदमी वही है, आदमी वही है, लिबास बदल दिए, तो इसमें उस हद तक रहना चाहिए जिससे उसकी रूह ख़राब ना हो जाए, रूह मजरूह ना हो। तो वो कर, जैसे मैंने भी अभी एक प्रोजेक्ट किया है साजिद वाजिद साहब में, जो साजिद भाई भी हैं, उन्होंने, साजिद भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी कि भाई हम एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है जश्न गज़ल। तो उनका जो तालीम यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने एज ए प्रोजेक्ट हेड काम किया। तो हमने यही कोशिश की कि जैसे गज़ल मैंने गाई गालिब की, दिल नादा तुझे हुआ क्या क्या है, बात है! आखिर इस दर्द की क्या बात है! दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। क्या बात है! वाह! लेकिन हमने इसका ट्रीटमेंट अलग बदल दिया, तो वो यूथ भी पसंद कर रहा है। तो हाँ, ये ऐसे करना चाहिए जिससे एक, लेकिन एक बैलेंस रहना चाहिए, तो यूथ तक भी पहुंचने में अपने को आसानी, ताकि वो भी गज़ल की तरफ वो हों, आगे बढ़ें। आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ है हमारे वकील साहब कि ज़्यादातर जो गज़लें आजकल हम जो देखते हैं कि राग भैरवी और यमन में ही ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये तो देखिए ऐसा होता है, ये तो इस बारे में मैं अपनी खुद की राय रखूँगा। राग यमन या भैरवी, यमन से म्यूज़िक शुरू होता है और भैरवी से ख़त्म होता है, जो बुज़ुर्गों का कौल है। अच्छा, जहाँ तक कंपोजिशन का सवाल है, जो आदमी सीखता है, तो राग तो इतने सारे हैं, उस पर बेस वो बना सकता है। जैसे ये मैंने आपके सामने गाई, दिल नादा, ये कौशिक ध्वनि बिनी छड़च का रूप है ज़्यादा। अब दिल नादा किरवानी, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब देख, नी रे गा मा दा नी द पा रे ग रे सा, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आप इसको जिस तरह से रूप देना चाहें दे सकते हैं। तो यमन भैरवी ख़त्म नहीं होता, मौसीकी तो बहुत लंबी चौड़ी है, अगर आप बशर्ते सीखें। तो ये महदूद कर दिया होगा लोगों ने, लेकिन ऐसा महदूद है नहीं। अगर आपके उस्ताद मोहतरम को देखते हैं, अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है, तो आपने बहुत सारी संगीत की तालीम इनसे सीखी है। तो मैं चाहता हूँ कि अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब का कोई कलाम, जो वैसे तो आपको पूरे सारे के सारे कलाम आपको याद है और फिर आप परफॉर्म भी करते हैं, जी, तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या सुनाना चाहते वैसे उनकी बहुत सारी मकबूल चीज़ें हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान हो, उसकी ज़िंदगी में पहले, सबसे पहले उसका करम, फिर माँ बाप की दुआ और उस्ताद की दुआ, उनका सबक, अगर ये शामिल है तो ही मुमकिन है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, पहली बात तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ है तो अल्लाह की बात, उनकी बदौलत है। हैं? तो जब 1997 में मैं गया था, तो एक गज़ल उस्ताद साहब की गाई थी, राग दरबारी पर बेस्ड है। मेरी उलझन से मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन से मेरे साथ
साथ उलझने वाला कोई तो होता, मेरी बात समझने वाला, मेरी उलझन। ये गजल उनकी भी गाई थी मैंने, बड़ी पसंद है। अच्छा, हाँ जो जो मशहूर कलाम है वो भी हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब आपको हम सुनते हैं जी। तो कहीं कहीं झलक उनकी आ ही जाती है। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम हैदराबाद को भूल न पाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त वकील साहब। शुक्रिया। चलिए अजी, अब क्योंकि आपको भी काफ़ी वक्त हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद भी आपने नहीं, हमारे इस इंटरव्यू के लिए और फिर हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हैदराबादी सितारे अपने आप में एक वाकई सितारे ही हैं और उनका सबसे ज़्यादा चमकता सितारा वो हमारे जानी भाई हैं। जानी भाई बजाते खुद माशाल्लाह, इनको इतनी सलाहियत है, उसे नवाजा है अल्लाह ने। तो आपके साथ वक्त का मुझे ही पता नहीं पड़ा और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब कलाकार से बात करता है तो एक अलग दर्द और एक अलग फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फरमा रहे थे जी आप? जी, मैं एक आखिरी सवाल ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि भाई संगीत में आज जो बदलाव आया है, क्या आप इससे मुतमईन हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये चीज़ की कमी का एहसास होता है? मैं दो बातें कहना चाहूँगा इस सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैंने इस बात को पहले भी रिपीट किया था इस इंटरव्यू में, कि देखिए इंडो वेस्टर्न का अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें जिसको फ्यूजन भी कहा जाता है और बड़ा मशहूर है, मकबूल है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बैलेंस, वो जो हमारा शास्त्रीय था, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वो उससे उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। तो उस बैलेंस को बनाते हुए चले तो वो अच्छी मज़ा देती है वो चीज़। ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा वो हमारा क्लासिकल संगीत तो बिल्कुल वो एक लफ्ज़ कह दिया और मालूम पड़ा उसके बाद वेस्टर्न चला, ऐसा नहीं, उसकी रूह मजरू ना हो। दूसरी बात ये है कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आज भी सीखता हूँ और हमेशा सीखूँगा, आखिरी सांस तक सीखूँगा। ये मैंने सुना है वाक़या कि मियाँ तानसेन साहब से जब बादशाह अकबर साहब ने कहा कि जब आप गाते हैं तो दिए जल उठते हैं और मियाँ मल्हार गाते हैं तो बरसात आ जाती है, तो आपको कितना मालूम है संगीत? तो उनका कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि बादशाह थे, उन्होंने हुक्म दिया कि बताओ मुझे कितना पता है। तो चलिए, तो नाव में सफ़र किया, बीच समंदर में जाने के बाद एक उंगली डुबोई, उसमें से एक बूंद गिरी, बोले ये जो बूंद गिरी है तो मालूम है समंदर बाकी है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, तो क्या मैं बात। यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डे बाय डे आपको सीखना पड़ता है। तो आप अपने दिल से सीखें, अगर आपको संगीत करना है दिल से सीखें। और ये बेकार की बातें होती हैं कि मुझे वक्त कम मिलता है, नहीं। जिस तरह से आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से करते हैं, संगीत से भी वैसी मोहब्बत करिए, तो संगीत आपका होगा। ईमानदारी से सीखें तो काम पक्का होने वाला है। सही बात है। तो बहरहाल चलते चलते आखिर में कोई चीज़ जो आपके दिल के करीब रही हो वो ज़रूर सुनाएं। मेरी एक गज़ल थी जो मेरी फर्स्ट सोलो एल्बम थी कसक, उसमें से डॉक्टर बशीर बद्र की वो लिखी हुई गज़ल थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकबूल हुई। और उस टाइम पे कैसेट का टाइम था, लोगों को कभी भी याद होगा जिन्होंने सुनी है वो। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। वाह वाह। तो मैं सबसे पहले आपका और आपके हैदराबादी सितारे प्रोग्राम का, सियासत का,
उन तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे याद किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ और कुछ गुफ्तगू करूँ अपने जो म्यूज़िक से सुनने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और आज बहुत खुशी मिली हुई है मुझे कि ये इंटरव्यू मेरा आपके साथ हुआ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वकील साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।